नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषा प्रतक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, देश में चुनाव करीब आया नहीं कि सरकारी तोतों की गतिविधियां तेज हो गई। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई के नाम पर, जहां एक तरफ ईडी को सुप्रीम कोर्ट के भीतर जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, को एक्यूज्ड के बयान पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है, ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में जो सर्वोच्च न्यायालय के भीतर ईडी से जो पूछे जा रहे थे, जब ईडी की गतिविधियों के ऊपर सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सवाल पूछे जा रहे थे और न्यायपालिका के भीतर से टिप्पणियों के रूप में ही सही, लेकिन ये बात जब सामने निकल के आ रही है कि पक्षपातपूर्ण रवैये का, पक्षपूर्ण तरीके से सेलेक्टिव कार्रवाई का अंदेशा मिलता हुआ जब दिख रहा है, तो उस अंदेशे के बीच सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी होता है कि चुनाव कहां हो रहे हैं, आखिर किस राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो चुनाव हो रहे हैं हरियाणा के भीतर, और हरियाणा में जब चुनाव हो रहे हैं तो हरियाणा के चुनाव हो और ईडी की गतिविधियां तेज ना हो, भला इससे तो नरेंद्र मोदी शाह की सरकार के ऊपर तो बहुत बड़ा साग का भट्टा लग जाएगा कि चुनाव जिस राज्य में हो रहा है और उस राज्य में ईडी नहीं पहुंचे तो फिर लोग क्या कहेंगे कि ईडी निष्पक्ष कैसे हो गई। आखिर ईडी विपक्षी दलों को तंग करने की प्रक्रिया भूल कैसे गई, छोड़ कैसे दिया, और आखिर ईडी के ऊपर से सत्ता का दबाव क्या कम हो गया। आखिरकार ईडी के प्रतिष्ठा बचाने की जिम्मेदारी ईडी के डायरेक्टर ने उठा तो नहीं लिया कि ईडी निष्पक्ष है। दरअसल कई सारे सवाल लोगों के मन में उभर रहे थे, सवाल इस दौर में इसलिए भी क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के भीतर ईडी के लेकर के सवाल उठ रहे थे, वही दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के अनाउंस हुआ और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ईडी की गतिविधियां शुरू नहीं हुई थी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा था, लेकिन उसके आश्चर्य के ऊपर चित परिचित ईडी ने एक जाहिर करवा दिया कि ईडी की जो पहचान है इस देश में, ईडी की जो आइडेंटिटी है इस देश में बीते 10 सालों के भीतर की जहां चुनाव होगा और जहां विपक्षी दल, केंद्र सरकार के भीतर जो पार्टी है उसके विरोध में खड़ा हुआ दल अगर लड़ाई में मजबूती से लड़ते हुए दिखाई देंगे तो फिर वहां पर ईडी भला कैसे पीछे रह जाएगी उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए, वह भी करप्शन खत्म करने के नाम पर। और देखिए कि ईडी ने क्या कुछ किया है, और शाम बीतते बीतते जो खबर निकल आई वो खबर हरियाणा की राजनीति के लिए भी चौंकाने वाली है, देश की राजनीति के लिए भी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए भी इस दौर में क्योंकि हरियाणा के भीतर कांग्रेस के सबसे बड़े पोस्टर बॉय कौन है, सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुडा और कुमारी सैलजा, यही दो चेहरे हरियाणा के भीतर जिसके आसपास कांग्रेस की पूरी बुनावट चल रही है। कांग्रेस के तमाम कहते हैं ना होल स्ट्रेटेजी, चुनावी रणनीति हरियाणा के भीतर इन्हीं दोनों के आसपास बनाई जा रही है। और जब इन दोनों के आसपास बनाई जा रही है रणनीति, चाहे किसानों का मुद्दा हो, विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे मुद्दा एमएसपी गारंटी का हो, चाहे यह मुद्दा अग्निवीर का हो, चाहे यह मुद्दा आरक्षण का हो, चाहे यह मुद्दा जाति जनगणना का हो, तमाम सारे मुद्दे जब एक साथ आकर के क्लब होते हुए दिखाई देते हैं और उन सारे मुद्दों के आश्रय मुख्य विपक्षी दल हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में दिख रही है, वो मुख्य विपक्षी दल जो 10 साल पहले कांग्रेस सत्ता में जब हुआ करती थी, एक बार फिर से सत्ता का सपने देख रही है, तो भला ईडी उनको चैन से सपना भी कैसे देखने देगी। ये सारे सवाल लोगों के मन में उठ ही रहा था कि आखिर कौन सा टूल किट अब बचा हुआ है जिसका प्रयोग अब तक नहीं किया गया। तो ये बात देख करके अब साफ हो गया है कि अब ईडी पिछड़ने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने कंपटीशन अपनी लगा दी है हरियाणा के भीतर। ये होड़ ईडी ने शुरू कर दिया कि आखिर दिल्ली दरबार की चाकरी के भीतर कैसे वो अपने आप को पीछे रख पाएगी। विपक्ष टॉर्चर एजेंसी के तौर पर जो ईडी का पहचान धीरे धीरे बनती गई, उस पहचान से अपनी पिंड छुड़ाने की जरूरत है ईडी को क्या? बिल्कुल भी नहीं। ताजा बात यह है दरअसल कि पुराना मामला ईडी के पास लंबे समय से लंबित था, एक पुराना मामला। और उस मामले कैसे लंबित होते हैं, मामले कैसे दर्ज किए जाते हैं, मामले को कैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इस सारी गतिविधियां आपको पता है। जिनकी सरकार होती है उनकी कथित भ्रष्टाचार के जो मामले होते हैं, या जैसे ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, ये फिर धुलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो मामला ठंडा पड़ जाता है, या फिर चुनाव खत्म हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तब भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आज के दौर में हालात कुछ और है, और उन हालात के ऊपर जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ईडी की ओर से यही खबर आ रही है कि हरियाणा के भीतर एमआरएमजीएफ ग्रुप
MRMJ ग्रुप के 834 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी जो गुरुग्राम जिले के भीतर, आम शब्दों में गुरुग्राम कहते हैं उसको, और वहां से दिल्ली से सटे हुए कुछ गांव के भीतर 401 एकड़ जमीन जब्त कर ली गई है। और MRMJ के ऊपर 834 करोड़ रुपए की ये जो प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, इसका हुडा से कैसे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और कैसे इसको लेकर के बातें कही जा रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। आरोप क्या है, इस बात को पहले समझते हैं। आरोप दरअसल ये होता है कि भूपेंद्र सिंह हुडा के मुख्यमंत्री काल में भूपेंद्र सिंह हुडा और टीडीसीपी, डीटीसीपी का मतलब आपको पता है क्या है? डीटीसीपी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, संक्षेप में कहते हैं डीटीसीपीटी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग। इसके डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता, भूपेंद्र सिंह हुडा जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों के ऊपर आरोप है कि MRMJF ने इनसे अपनी नजदीकी का फायदा उठाकर 834 करोड़ रुपए की जो जमीन ईडी दावा कर रही है, 400 एकड़ से ज्यादा की जमीन, वो बेहद सस्ते दामों में खरीदी गई। ईडी ने मामला दर्ज भी किया। ईडी जब मामला दर्ज करके जो आरोप लगाया है उसको आप देख सकते हैं कि क्या आरोप लगा है। भूपेंद्र सिंह हुडा और त्रिलोक चंद्र गुप्ता का नाम इसके भीतर लिया जा रहा है। और जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है 400 एकड़ से ज्यादा की, उसके मौद्रिक मूल्य की, कितने रुपए की किसकी प्रॉपर्टी है, जरा इस बात को आप समझिए। MR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 501 करोड़ से थोड़े ज्यादा का संपत्ति होता है। वह MGF डेवलपमेंट, इसका करीब करीब 333 करोड़ होता है। MGF डेवलपमेंट लिमिटेड, इसकी 333 करोड़ के आसपास की संपत्ति होती है। और 501 करोड़ से थोड़े अधिक की संपत्ति है MR इंडिया लिमिटेड की। दोनों कंपनियों को साझे तौर पर, चूंकि साझे तौर पर दोनों की कई प्रोजेक्ट चलते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में दिल्ली NCR के भीतर रियल एस्टेट को समझने वाले लोग को पता है कि MRMJF का प्रोजेक्ट चाहे अखबारों के भीतर बड़ा बड़ा ऐड हो, चाहे कहे MRMJF का जगह जगह पर लोग प्रोजेक्ट बन रहा हो, उसके साइन बोर्ड लगे हुए लोग देखते होंगे। तो तमाम आरोप जो भूपेंद्र सिंह हुडा के ऊपर ईडी ने काफी पहले लगाए थे कि उनके समय में सस्ते में जमीनें दे दी गई, इतने सारे दिनों से क्या ईडी सो रही थी? क्या इतने दिनों से ईडी को यह बात नहीं पता था कि ये मामला अभी चल ही रहा है, या फिर छगन भुजबल की तरह फाइल ही गुम हो गया था? क्या मामला है कि आखिरकार चुनाव करीब आते आते ईडी को यह पूरा मामला ध्यान आ गया, आचार संहिता लगने के बाद यह मामला याद आ गया कि ये तो 834 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको जब्त करना है। ईडी को इस दौर में ध्यान आया, जैसे ही प्रॉपर्टी जब्त होगी और भूपेंद्र सिंह हुडा और त्रिलोक चंद्र गुप्ता का नाम आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो भूपेंद्र सिंह हुडा का नाम भी, चूंकि ईडी ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट के भीतर भूपेंद्र सिंह हुडा का नाम लिखा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव के समय उसका प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी को आजादी मिल जाएगी। यानी एक कहे एक पक्ष को बदनाम करने की कोशिश बिल्कुल ठीक हो। सही जैसे दिल्ली के भीतर लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दो, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो, और एन चुनाव के मौके पर जब न्यायालय कंडीशनल जमानत देता है अरविंद केजरीवाल को, तो उसका प्रचार करो कि जमानत पे बाहर है। क्या ऐसे ही इस भारत देश की लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ेगी? अगर कोई इस देश में दोषी है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, चाहे उसकी पार्टी कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, DMK हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सपा हो, भाजपा हो या NCP हो, JD हो, RJD हो, कोई भी पार्टी हो, इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई अधिकारी, कोई पत्रकार या कोई भी आम व्यक्ति यदि करप्शन के भीतर लिप्त पाया जाता है, तो कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वो ईडी जिसका पॉलिटिकल मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर जो है 0.4% है, 3000 के करीब ईडी मुकदमे दर्ज करती है, 100 लोगों को भी सजा नहीं दिलवा पाती। ये हाल जब ईडी की बनी हुई है, तो ऐसे हालात के भीतर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चुनाव देश में आया है, हरियाणा के भीतर जब चुनाव है, तो हरियाणा में चुनाव ईडी चाक कैसे हुई? भूपेंद्र सिंह हुडा, सबको पता है कि हरियाणा के जाति समीकरण के लिहाज से जाट वोटों के और जाट राजनीति के सबसे बड़े गढ़ रोहतक, झज्जर, जिंद, इन पूरे इलाके के सबसे बड़े नेता, एक्सेप्टेबल नेता के तौर पर सामने आते हैं। और इन 3-4 जिलों की एक बहुत बड़ी भूमिका है हरियाणा के जनमत को तय करने में।
तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने की कवायद कि चुनाव के समय कम से कम उनको बदनाम तो किया जा सके और हो सके तो इनको भी जेल में डाल दो। और फिर इसके बाद चुनाव के भीतर कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर पलीता लगाने की कोशिश की जाए। और फिर उसके बाद दिल्ली से बड़े बड़े नेता जाकर के ये हरियाणा में कहे कि जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार के लिए कहते थे कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, और फिर चक्की पीसिंग करते करते वो सत्ता पीसिंग करते हुए सत्ता के भीतर घुस गए भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत दादा। तो क्या इसी की बुनियाद तैयार करने की कोशिश हरियाणा के भीतर की जा रही है? आखिरकार ये मामला आखिर क्यों आज याद आया ईडी को? आखिर ईडी को इस मामले के ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की उस समय के इंतजार क्यों कर रहा था? नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के ठीक पहले के वक्त का क्यों इंतजार कर रहा था ईडी? इसके पीछे कारण क्या है? इस भारत देश के आम लोग जांच एजेंसियों के ऊपर भरोसा पहले ही खो चुके हैं। जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सीबीआई को करीब करीब एक दशक पहले पिंजराबंद तोता कह दिया था, लेकिन अब तो पिंजराबंद तोतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो ईडी भी शामिल हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस मिला, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, उसके बाद उस नोटिस का पता नहीं। शुभेंदु अधिकारी को नोटिस मिला, वो भी भाजपाई बन गए। छगन भुजबल, अजित पवार, अब सबको नोटिस पड़ा, वो भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा बन गए, सब भूल गए। कई राज्यों के हालत मौजूदा वक्त में देखिए, ईडी गठबंधन तोड़ने, गठबंधन कराने, सरकार बनाने, सरकार तोड़ने, सरकार बिगाड़ने, चुनावी संभावनाओं को बनाने, चुनावी संभावनाओं को खराब करने, इन सब के कामों में जिस प्रकार से ईडी का नाम बदनाम होता रहा है पिछले 10 सालों से, तो क्या इस देश में अब ये वक्त आ गया है कि जिस प्रकार से कुछ राज्यों ने सीबीआई की अपने राज्य में एंट्री पर बैन लगा दिया था, उसी प्रकार से ईडी की एंट्री पर भी अब राज्य सरकारें अपने या फिर कई राज्य में चुनाव लड़ रही राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल कर दे कि सत्ता में आने के बाद राज्य के भीतर ईडी की एंट्री के ऊपर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर बैन कर दिया जाएगा। ईडी के अधिकारियों को राज्य के भीतर घुसने पर रोक लगा दिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। क्या इस प्रकार के आदेश और इस तरह के बातें चुनाव घोषणा पत्र के भीतर डालने के लिए कोई किसी को मजबूर किया जा रहा है? यूं कहे विपक्ष को मजबूर किया जा रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार इस भारत देश में संस्थागत रूप ले चुका है, इस बात से इस दौर में कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई सेलेक्टिव तरीके से की जा रही है, केवल विपक्ष के नेता को तंग किया जा रहा है, इस बात से भी इस देश में कोई इनकार नहीं कर सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड, चाहे चुनाव के मामले में हो, चाहे कंपटीशन के मामले में हो, चाहे जांच के मामले में हो, इन्वेस्टिगेशन के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के मामले में हो, हर जगह पर लोकतंत्र, लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर, इस बात की संकल्पना पर आधारित व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था मानता रहा। लेकिन आज के दौर में क्या कुछ चल रहा है? आज वही कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना आम देश के लोगों ने अब करनी शुरू कर दी है। जहां पर चुनाव आएगा वहां पर ईडी जरूर पहुंचेगी। एक नोटिस शरद पवार को भी महाराष्ट्र में दिया गया था 2019 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने केवल कह दिया कि मैं आ रहा हूं। ईडी की पतलून गिली हो गई और अंतर नोटिस वापस लेना पड़ गया। महाराष्ट्र के भीतर क्या हालात होते, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यदि शरद पवार को मुंबई के ईडी दफ्तर अगर पहुंचने की नौबत आ जाती तो फिर महाराष्ट्र के भीतर किस प्रकार का राजनीतिक जलजला उत्पन्न हो जाता, इस बात का अंदाजा संभवतः ईडी के लोगों को था कि शरद पवार को दफ्तर बुलाना दरअसल ईडी का प्रतिष्ठा का मसला पड़ने की तरह हो जाए। लेकिन क्या ईडी हरियाणा में इस तरह की भूमिका तैयार कर रही है? निश्चित तौर पर इस भारत देश के भीतर किसी भी जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी होनी चाहिए। निश्चित ही तौर पर जांच एजेंसी को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि पक्के तौर पे सबूत मिल रहे हो तो न्यायालय के समक्ष उन सारे सबूतों को प्रदर्शित करके उसे सजा दिलाने का प्रयास करे, उस बात की कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक बात रियल एस्टेट, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी और कॉरपोरेट, इन सब के नेक्सस का है बात अगर, तो कौन नहीं जानता इस भारत देश के भीतर सरकार किसी को हो, जगह दिल्ली हो, जगह अहमदाबाद हो, जगह मुंबई हो, जगह पुणे हो, जगह बेंगलोर हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, रियल एस्टेट का काम काले पैसों के आधार पर चलता है। पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर व्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होता है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। क्या मौजूदा सरकार ने ब्लैक मनी के रियल एस्टेट में प्रयोग के लिए, चाहे वो एमआरएमजीएफ हो या फिर कोई और हो, क्या उसके ऊपर रोक के लिए कोई कार्रवाई किया? पूरे देश ने इस बात को देखा था।
कि नोएडा के भीतर बिना इजाजत के 32 मंजिला टावर खड़ी कर दी गई थी। और जब 32 मंजिला टावर बिना इजाजत के खड़ी की गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब उस टावर को गिराया गया और टावर गिराने की पूरी प्रक्रिया का इस भारत देश का मोदी मीडिया इस तरीके से जैसे कोई उत्सव मन रहा हो, टेलीविजन टीवी स्क्रीन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, तब इस भारत देश ने काले पैसे, काले धंधे, रियल एस्टेट और सियासी राजनेता, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही राजनेता, गठजोड़, इन सारे काले पैसों को करने वाले के साथ जिस प्रकार से होता है, इन सब का खुला खेल इस भारत देश के लोगों ने देखा था कि आखिरकार कैसे बिना इजाजत बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से 2 टावर दिल्ली के नोएडा में खड़े किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के भीतर संज्ञान लेकर के टावर को ढहा करके, गिरा करके एक मैसेज दिया था, लेकिन क्या वह मैसेज ईडी दिलाने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पे वो संदेश दिलाने की कोशिश अगर होती तो गुड़गांव हो या फिर नोएडा, फरीदाबाद हो या फिर गाजियाबाद, इंदिरापुरम हो या वैशाली, दिल्ली का द्वारिका हो या नरेला, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में जो अवैध धंधा चल रहा, उस समान रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती। और मजाल ही नहीं था कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी रियल एस्टेट का ब्लैक मार्केटियर इस तरह के कामों का अंजाम दे पाता। लेकिन चुनाव आ गया तो हुडा का नाम इस्तेमाल करना है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं करनी। पूरे देश को ये बात पता है कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो न तो इस मामले में हुडा को सजा दी जाएगी और न ही हुडा के खिलाफ चार्ज प्रूफ करने की कोशिश ईडी करेगी, और न ही जिन डीटीसी के डायरेक्टर जो है त्रिलोक चंद्र, उनके खिलाफ कोई आरोप जो लगाया जाए ना उनके खिलाफ कुछ होगा। एमआर और एमजीएफ के लोग या दूसरे बिल्डर, कोई भी बिल्डर हो इस देश के भीतर बड़ी मछलियां हैं। सत्ता को चढ़ावा चढ़ाती रहती है, समय समय पे सत्ता उन चढ़ावों पे नाचती रहती है। सत्ता किसी की भी, सबको ये बात पता है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना है, लेकिन चुनाव में बदनाम तो करना है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।